आप सभी के भारी डिमांड पे आज हिस्ट्री का वीडियो आ चुका है। जैसे कि आपने इकोनॉमिक्स का वीडियो देखा था, उसमें बहुत सारा प्यार दिया। इसके लिए मैं आपको सभी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और आज हिस्ट्री का जो आप इकोनॉमिक्स का तो पेपर आपका ख़त्म हो गया है और मैं विश्वास करता हूँ कि आपका पेपर अच्छा गया होगा। आज हिस्ट्री का भी वन शॉट वीडियो आया है, जिसमें 7 क्वेश्चन जो आप फाइनली मैंने आपको दिया था। तो आप लोग बोल रहे थे कि आप सर इसका वन शॉट वीडियो लाइए, उसमें सब कुछ करा दीजिए। मैंने आज वही सोचा कि लेकर आते हैं, क्योंकि अब 13 तारीख को आपका पेपर है। तो इससे पहले आज ही वीडियो डाल दे रहा हूँ, क्योंकि आप अच्छे से अगर एक बार देख लेंगे फिर दोबारा रिवाइज कर लेंगे तो आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए, एग्जाम ओरिएंटेड एकदम स्ट्रक्चर वाइज मैंने लाया है। मैं जो लाया हूँ सब कुछ स्ट्रक्चर वाइज, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, सोर्सेस, और जिस प्रकार जैसे टाइप ऑफ सोर्स जो होंगे वो सब कुछ इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले इसको हम करेंगे जूम आउट, आपको क्लियर दिखना भी चाहिए। देखिए 7 क्वेश्चन है, तो इस सबसे पहला क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको देखने को मिल रहा है। और 7 क्वेश्चन को करेंगे और बहुत कम समय में करेंगे, इसलिए थोड़ा रफ्तार ज़्यादा होगी, समझाने का कम टाइम है। बिकॉज क्योंकि आप सभी लोग जानते ही हैं कि अब वन साइड वीडियो है ये, तो वन साइड वीडियो में ज़्यादा समझाया नहीं जा सकता। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना, जैसे इकोनॉमिक्स वीडियो वाली वीडियो में आपने प्यार दिखाया, ऐसे इसमें भी दिखाना। आगे आपको ऐसे सारे वीडियो मिलते रहेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आपका है, डिफाइन हिस्ट्री, एक्सप्लेन इट्स मीनिंग एंड डिफाइन डिस्कस लिटरेचर, लिटरेरी एंड आर्कोलॉजिकल सोर्स ऑफ हिस्ट्री। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा हूँ, सारे टॉपिक इसमें कराऊंगा। देखिए इंट्रोडक्शन में देखेंगे, हिस्ट्री इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पास्ट ह्यूमन एक्टिविटीज। और द वर्ड हिस्ट्री, जो हिस्ट्री वर्ड है, ये ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया, मीनिंग जिसका होता है इंक्वायरी। इसके बाद में देखेंगे, देखिए ज़्यादा कुछ है इसमें मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि वन साइड वीडियो है और इसमें बस पॉइंट वाइज सब कुछ डिस्कस करेंगे। अब मीनिंग देखिए, तो हिस्ट्री का जो मीनिंग होता है, स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स, मतलब जो पास्ट में घटना घटी है उसके क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। किस ऑर्डर में? तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। और जो ये हिस्ट्री हम इसलिए पढ़ते हैं, जो कि हमको सोशल और पॉलिटिकल और लीगल डेवलपमेंट में क्या करता है, मदद करता है, समझने में मदद करता है। एंड इसके बाद में देखेंगे डिफिनेशन। तो डिफिनेशन आप देखिए 2 से 3 स्कॉलर के अनुसार लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जो डिफिनेशन लिखेंगे हेरोडोटस के अनुसार लिखेंगे, बिकॉज ये जो है हिस्ट्री के पिता कहे जाते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री कहे जाते हैं। इनकी एक बुक भी है, हिस्टोरिया, हिस्टोरिया कह सकते हैं, हिस्टोरिक कह सकते हैं, जो कहना चाहे। अब हिस्ट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन पास्ट, ये बताते हैं जो हिस्ट्री है ये रिकॉर्ड है, जो मानो है, यानी कि ह्यूमन पास्ट का क्या है, रिकॉर्ड है। अब इस एच कार के अनुसार लिख सकते हैं, हिस्ट्री इज ये डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। ये बताते हैं एक डायलॉग के रूप में हिस्ट्री को प्रेजेंट किया जाता है। एंड यानी कि पास्ट और प्रेजेंट जो अभी हो रहा है और जो भविष्य में हो, जो भूत में हो चुका है, उसका क्या है, एक डायलॉग है। यानी कि ये ऐसे बताते हैं। इसके बाद में आप देखेंगे आरजी कोलिन कॉलिंगवुड के अनुसार, कलिंगवुड के अनुसार क्या कहते हैं, तो हिस्ट्री इज द री इनैक्टमेंट, मतलब ये क्या करता है, री इनैक्ट करता है ऑफ पास्ट। किसको? तो पास्ट का थॉट्स, जिसे जो हिस्ट्री में जो पहले लोग होते थे उनकी क्या सोच होती थी, उसको इनैक्टमेंट करता है। री इनैक्टमेंट मतलब सुधार करता है। इसके बाद में सोर्सेज को मैं बात करूं, तो सोर्सेज में आपको देखने को मिलेगा इनके सोर्सेज को डिवाइड किया जाता है। तो सोर्सेज आर द मटेरियल्स फ्रॉम व्हिच हिस्ट्री इज रिकंस्ट्रक्टेड, मतलब क्या किया गया है, इनको रिकंस्ट्रक्टेड किया गया है। अब देखते हैं कौन कौन से सोर्सेज हैं। तो सारे सोर्सेज को मैं इसमें डिस्कस करूंगा, इससे पहले आपको सही से देखना भी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले आपका लिटरेरी सोर्स आता है। लिटरेरी सोर्स में आपको देखने को मिलेगा रिलीजियस चीज़ देखने को मिलेंगी, जैसे रिलीजियस में आ जाएगा आपका वेद। वेद यानी कि 4 वेद जो दिए हैं, इसको भी आप इसमें लिख सकते हैं। उपनिषद जिनकी संख्या 6 है, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, छंद, निरुक्त, व्याकरण। और पुराण भी आप देख सकते हैं। अब पुराण के अगर नाम नहीं जानते हैं तो पुराण को ही लिख दीजिएगा, जैसे विष्णु पुराण लिख सकते हैं, रामायण देख सकते हैं, महाभारत। ये सब क्या है, रिलीजियस लिटरेचर हैं। सेकुलर लिटरेचर में ऐसे आपके कौन कौन से आ जाएंगे, तो आपके अर्थशास्त्र आ जाएंगे, जिसके जिन्हों जो लिखा गया है कौटिल्य के द्वारा। इसमें देखिए पॉलिटिक्स के बारे में बताया गया है, अर्थशास्त्र के बारे में नहीं, पॉलिटिक्स के राजनीति के बारे में बताया गया है। और राजतरंगिणी जो कल्हण के द्वारा लिखा गया है। और फॉरेन अकाउंट्स के बाद देख सकते हैं मगस्थनीज
जिसका रिटन कौन किया है? फहयान के नाम से हम जिसको जानते हैं। अब इसके बाद में आर्कोलॉजिकल सोर्सेस आता है, तो आर्कोलॉजिकल सोर्सेस में आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? तो मोमेंट्स लिख सकते हैं, जैसे स्तूप्स लिख सकते हैं, टेम्पल्स लिख सकते हैं, पिलर्स लिख सकते हैं, अगर जो आप जानते हैं उसके बारे में। ऐसे इंस्क्रिप्शन में आप अशोक की इंस्क्रिप्शन लिख सकते हैं एंड लैंड ग्रांट रिकॉर्ड के बारे में भी लिख सकते हैं। आगे देखेंगे तो आपका आता है कॉइन्स। सॉरी, एक मिनट के लिए थोड़ा वीडियो क्या हुआ है, कॉइन्स। हाँ देखिए, अब आप सोर्सेज में आपका कॉइन्स भी आ जाएगा, जैसे किसके समय में कौन कौन से सिल्वर के कौन जो राजा हुए, वो सिल्वर के किसने कौन से राजा ने चलाया, गोल्ड के कौन राजा ने सिक्का चलाया, तो ये सब लिख सकते हैं। एंड इसके बाद में सील्स एंड पोर्ट्री के बारे में लिख सकते हैं, हड़प्पन सील्स के बारे में, देन कंक्लूजन कर देना है। ये स्ट्रक्चर आपको केवल याद रखना है, इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आप अपना आंसर लिखेंगे। हमको विश्वास है कि आपका नंबर अच्छा आएगा, क्योंकि मेरा भी नंबर अच्छा ही आया था। हिस्ट्री में भाई इतना डरने की बात नहीं है। इकोनॉमिक्स का पेपर अच्छे से देना, इकोनॉमिक्स का दिए भी होंगे अच्छे से। अब आते हैं, देखिए दूसरे क्वेश्चन पे, तो एक्सप्लेन द मेथडोलॉजी ऑफ हिस्ट्री, डिस्क्राइब डेटिंग मेथड, न्यूमास्टिक मेथड, इंस्क्रिप्शन, एपिग्राफी, पैलियोग्राफी एंड एंशिएंट स्क्रिप्ट। मतलब मैंने बताया कि मैंने एक भी टॉपिक इसमें नहीं छोड़ा है। तो इसमें इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं आप, मेथोडोलॉजी ऑफ हिस्ट्री मीन्स एक टेक्निक्स होता है। क्या होता है? इसका अर्थ है टेक्निक्स यूज्ड टू स्टडी एंड राइट हिस्ट्री। एंड आगे देखें तो स्टेप देखेंगे, हिस्टोरिकल मेथड के कौन कौन से क्या है, स्टेप कौन कौन से हैं, तो जिसमें आप लिख सकते हैं कलेक्शन ऑफ सोर्सेस, क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेस, क्रिटिकल एग्जामिनेशन, इंटरप्रिटेशन, प्रेजेंटेशन, ये सब क्या हैं? आपके स्टेप्स हैं। एंड इसके बाद में आप लिखेंगे डेटिंग मेथड में। अब डेटिंग मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो डेटिंग मेथड में आप लिख सकते हैं रिलेटिव डेटिंग मेथड। अब जिसमें लिख सकते हैं स्ट्रेटिग्राफी, क्रॉस डेटिंग मेथड। एंड ये सब मैं हेडिंग बता रहा हूँ, इसके अंदर आपको अपने मन से लिखना है, क्योंकि पिछला वीडियो अगर अभी आपने नहीं देखा, जैसे वो सब वीडियो तो देख सकते हैं, क्योंकि ये वन साइड वीडियो, तो इसमें मैं केवल आपको हेडिंग बताऊंगा। हेडिंग के अंदर 2 पॉइंट बता दे रहा हूँ कि इसको आपको डाल देना है बस। एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड में आप देख सकते हैं कार्बन डेटिंग मेथड को डाल देंगे, रेडियो एक्टिव डेटिंग में जैसे हो जाएगा, न्यूमास्टिक में देखेंगे तो स्टडी ऑफ कॉइन्स, जैसे आप कॉइन्स की स्टडी, मतलब जो सिक्के होते थे उनकी स्टडी की गई। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट रूलर्स, इकोनॉमिक्स एंड ट्रेड, कैसे वहाँ की जब एंशियंट टाइम की इकोनॉमी कैसी थी, ट्रेड कैसा था, और कौन कौन से रूलर्स आए, उनसे क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हुई, ये सब आपको इसमें लिखना है। एंड इसके बाद में इंस्क्रिप्शन के बारे में लिखेंगे। इंस्क्रिप्शन में आप लिखेंगे रिटन रिकॉर्ड्स ऑन स्टोन और मेटल, मतलब स्टोन एज में कैसे इंस्क्रिप्शन बन होते थे एंड मेटल में कैसे हो रहे हैं। इसके बाद में ऑफिशियल ऑर्डर्स लिखेंगे, लैंड ग्रांट्स लिखेंगे। इनके सब के बारे में लिखने के बाद आपको लिखना है एपिग्राफी। अब साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन जिसे कहा जाता है, हेल्प्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ, मतलब ये क्या करता है? मदद करता है एडमिनिस्ट्रेशन लॉ को जानने के लिए, अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। इसके बाद में आपका आता है एपिग्राफी। एपिग्राफी के बाद में आप लिखेंगे एपिग्राफी क्या होती है, तो स्टडी ऑफ, ये साइंटिफिक स्टडी है इंस्क्रिप्शन की, तो ये क्या है? साइंटिफिक स्टडी है इंस्क्रिप्शन की। एंड ये भी हेल्प करता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जिसे आपने अभी देखा ही है। पैलियोग्राफी में आप लिख सकते हैं क्या, तो पैलियोग्राफी में आप लिख सकते हैं स्टडी ऑफ एंशिएंट हैंड रिटेन, मतलब इसमें क्या हुआ, लोगों को हैंड्स रिटेन नोट, हैंड से लिखना स्टार्ट कर दिया। एंड हेल्प्स करता है डेटिंग इंस्क्रिप्शन में, ये मदद करता है। एंशिएंट स्क्रिप्ट के बारे में आप लिख सकते हैं कि एंशिएंट में आप ब्राह्मी हो जाएगा, आपका ख्रोष्टी हो जाएगा, गुप्ता गुप्ता स्क्रिप्ट हो जाएगा, तो ये सब लिख सकते हैं। इसके बाद में आप कंक्लूजन कर देंगे कि दिस मेथड इंश्योर एक्यूरेसी एंड अथेंटेंसी ऑफ हिस्टोरिकल नॉलेज। इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 3 आता है। देखिए मैं 4 से 5 मतलब 15 से 20 मिनट में मैं पूरा वीडियो कराऊंगा, 7 क्वेश्चन को कराऊंगा, बस आप थोड़ा पैसे बना के रखिए। देखिए, डिस्कस द रिलेशनशिप ऑफ हिस्ट्री विथ लॉ, सोशियोलॉजी, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, मतलब एक दूसरे से कैसे रिलेशन बनाते हैं, इनके बारे में लिखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे कि ये सब क्या हैं, ये सब हैं इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। कैसे सब्जेक्ट हैं, तो इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट हैं। एंड इसके बाद में एक एक के बारे में हम देखेंगे कि कैसे लव का रिलेशन बनाते हैं। ये सब आप हेडिंग के रूप में यूज़ करेंगे अपने एग्जाम में।
जैसे देखिए हिस्ट्री का लॉ के साथ कैसे रिलेशन होता है, तो लॉ डेवलप्स थ्रू हिस्टोरिकल प्रोसेस, मतलब जैसे जैसे हिस्ट्री डेवलप होती रहती है वैसे क्या होता है, लॉ भी डेवलप होते रहता है। कस्टम आर बेसिस ऑफ लॉ, जैसे कस्टम की मैं बात करूँ तो कुछ रिचुअल्स होते हैं जो एंशियंट होते हैं, मतलब इसके कुछ एलिमेंट्स भी होते हैं, जैसे आप लिख सकते हैं एंशियंट होना चाहिए, ये पब्लिक पॉलिसी को अपोज न कर रहा हो, मतलब किसी के राइट ऑफ फ्रीडम जिसमें जो दे रहे हो उनको ख़त्म ना कर रहा हो। और ऐसे लिख सकते हैं कि जो कस्टम है ये होल ऑफ कंट्री, मतलब मैक्सिमम लोगों के द्वारा फॉलो किया जाना चाहिए, ये नहीं कि 10 लोग फॉलो कर रहे हैं 15 लोग नहीं कर रहे हैं, ऐसे होना चाहिए। एंशियंट लॉ एग्जिस्ट लाइक मनुस्मृति, जिसे आप मनुस्मृति के नाम से जानते भी हैं। अब इसके बाद में आता है सोशियोलॉजी से कैसे रिलेशन है, तो सोशियोलॉजी से आप रिलेशन कैसे लिखेंगे, तो सोशियोलॉजी से लिखेंगे इस हिस्ट्री एक्सप्लेन इवालुएशन, मतलब जो हिस्ट्री है वो विकसित होती है आप सोशल इंस्टीट्यूशन, मतलब सोशल इंस्टीट्यूशन के द्वारा क्या होती है, इवॉल्व हुई है, विकसित हुई है, कास्ट फैमिली रिलीजन। जैसे पहले कास्ट सिस्टम था, फैमिली रिलीजन, ये सब सेकंड सेमेस्टर में आप पाएंगे, तो ये टॉपिक पढ़ेंगे इसमें, स्टडी हिस्टोरिकली, ये सब अभी ओवरव्यू देख रहे हैं। अब इसके बाद में हिस्ट्री जो है पॉलिटिक्स से कैसे रिलेशन में आएगी, तो ये भी देख सकते हैं कि हिस्ट्री क्या है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन डेवलप ओवर टाइम, मतलब ये क्या होता है टाइम के अनुसार डेवलप होता रहता है। स्टडी ऑफ किंगशिप, जैसे राजा का समय होता था, स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, अब स्टेट का समय आ गया कि स्टेट बनाए जा रहे हैं एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद में आपका आता है कंक्लूजन कैसे करेंगे, तो आप कंक्लूजन से पहले आप लिखेंगे कि हिस्ट्री का इकोनॉमिक्स के साथ कैसे रिलेशन है। तो इकोनॉमिक सिस्टम लाइक जैसे लिख सकते हैं फ्यूडलिज्म, कैपिटलिज्म, ऐसे ट्रेड, एग्रीकल्चर एंड टैक्सेशन। अभी इकोनॉमिक्स आपने अभी पेपर दिया है तो इकोनॉमिक्स के बारे में भी थोड़ा बहुत डाल सकते हैं इसमें। एंड कंक्लूजन के बारे में आप लिख सकते हैं कि जो हिस्ट्री है वो प्रोवाइड्स करती है फाउंडेशन टू सोशल साइंस, मतलब ये क्या कहा जाता है कि हिस्ट्री सोशल साइंस की क्या है, फाउंडेशन है। अब इसके बाद में चौथा क्वेश्चन आपका आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ एंशियंट इंडियन साइंटिस्ट एंड फिजिक्सियन। अब इसमें इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि एंशियंट इंडिया मेड रिमार्केबल, रिमार्क किया जाता है, एंड कंट्रीब्यूशन टू साइंस एंड मेडिसन। एंड इसके बाद में देखेंगे आर्यभट्ट के बारे में थोड़ा बहुत, तो आर्यभट्ट क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो जिसे लाइए, कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो का खोज किए। इनको कहा जाता है जो अर्थ है ये रोटेट्स होती है ऑन इट्स एक्सेस, मतलब वो अपने अक्ष पे क्या होती है, घूमती रहती है। ये कौन बता रहे हैं, आर्यभट्ट सर आपके बता रहे हैं। एंड इसके बाद में देखेंगे, अब देखेंगे किसको, तो आप नीचे आइए, ऐसे हम देखेंगे ब्रह्मगुप्त को, ये क्या कहते हैं, ब्रह्मगुप्त भी लॉ ऑफ जीरो की खोज करते हैं। एंड ये अलजेब्रिक इक्वेशन करते हैं, एस्ट्रोनॉमी के बारे में बताते हैं, और ऐसे आप देखेंगे भास्कर के बारे में जो एक्सप्लेन करते हैं आर्यभट्ट की थ्योरीज को। एंड क्या करते हैं, एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स को ये थ्योरी देते हैं। इसके बाद में आपका आता है वर वराह मिहिर आते हैं। इसके बाद में ये बताते हैं कि जो विराट और संहिता है इनके बारे में, एंड ये बताते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी के बारे में। और चरक आते हैं, ये फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन कहे जाते हैं। चरक को आप संहिता कह सकते, चरक संहिता जिससे आपका एक है। एंड ये डायग्नोसिस एंड इथिक्स के बारे में भी बताते हैं। ये सब था। इसके बाद में सूत्रास आते हैं, सूत्रास के बारे में भी आप अगले सेमेस्टर में जब सेकंड में जाएंगे तो भी पढ़ेंगे। फादर ऑफ जिसको सर्जरी कहा जाता है सूत्रास को, एंड ये प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बताते हैं, सूत्रास संहिता भी है। कंक्लूजन में आप देख सकते हैं कि ये जो है फाउंडेशन माना जाता है मॉडर्न साइंस का। जैसे मॉडर्न साइंस में जब मेडिसिन जब थोड़ा बहुत इवालुएट होती है लोगों को पता चलता है, तो इसलिए अब एंशियंट में क्या होता है थोड़ा बहुत औषधि के बारे में, जैसे वेद वेदांत के बारे में औषधि के बारे में भी डिस्कस किया गया है, उसके अंदर आपने पढ़ा भी होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ एंशियंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि इंट्रोडक्शन में जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो इंश्योर करता है स्टेबिलिटी एंड गवर्नेंस को। एंड इसके बाद में मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन आया। अब मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में आप लिख सकते हैं ये सेंट्रलाइज सिस्टम बनाए। ये इसमें जो किंग एज सुप्रीम अथॉरिटी होती थी, मतलब जो किंग होते थे वही लॉ को बनाते थे, वही लॉ को इम्प्लीमेंट करते थे।
अब अर्थशास्त्र बेसिस, इस जो बेसिस है वो अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र के लेखक आप बता सकते हैं कमेंट में, क्योंकि अभी हमने आपको थोड़ी ही देर में बताया भी था। अब गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखेंगे, जो डिसेंट्रलाइज हुआ एडमिनिस्ट्रेशन बताया जाता है। इसमें प्रोविंशियल सिस्टम एंड आप देखेंगे तो सम समनतास के बारे में बताया जाता है। इसके बाद में आप लिखेंगे चोल विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ये सब आप एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है। आप लिखेंगे मनसबदारी सिस्टम भी पढ़ के जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला क्वेश्चन। अब इसके बाद में हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सोशल इंस्टीट्यूशन एंड पोजीशन ऑफ वुमेन इन एंशिएंट इंडिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, हर सेमेस्टर में आता है। फर्स्ट सेमेस्टर में आएगा, सेकंड में आएगा, इवन थर्ड सेमेस्टर में भी आपको देखने को मिलेगा। इसलिए अच्छे से तैयार कर लेना। 3 सेमेस्टर में हर बार आने वाला क्वेश्चन ये है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में भी अच्छे से करना, सेकंड में भी करना। एक क्वेश्चन ही ऐसे बनेगा कि पोजीशन ऑफ एंशिएंट पोजीशन ऑफ या सोशल पोजीशन ऑफ वीमेन इन एंशिएंट इंडिया। हो सकता है पूछ ले कि इन एंड प्रेजेंट टाइम में कैसे इनका है, या फिर इनको कैसे मतलब ये किया जाता है कि ये अपने राइट्स को कैसे कर सकते हैं। तो ये सब आप कॉन्स्टिट्यूशन से थोड़ा बहुत कनेक्ट करेंगे। अभी तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं पढ़े हैं, अगले सेमेस्टर में पढ़ेंगे तो आपको कनेक्ट कर पाएंगे। इसमें थोड़ा बहुत आपको क्या लिखना है, जैसे एंशिएंट टाइम में जो प्रैक्टिस होती थी, सती प्रैक्टिस होती थी, लोगों को जला दिया जाता था, जो डाउरी अरे जो कह सकते हैं एक तरीके से थी, जो जिस महिला को, अरे सती प्रथा लिखेंगे। सती प्रथा के बाद में आप लिख सकते हैं जो महिला होती थी उनको दोबारा शादी करने के लिए नहीं मतलब अलाउ किया जाता था, ये सब आप लिख सकते हैं। अब जब सती प्रथा के बारे में अगर कहेंगे तो हम एक वीमेन पोजीशन मतलब जो पोजीशन ऑफ वीमेन है इनका मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा, उसमें मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ा दूंगा अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो। अभी इसी समय पढ़ा दूंगा, बस कमेंट करना है आपको। इंट्रोडक्शन में आप देखेंगे सोसाइटी वाज गवर्न बाय कस्टम एंड ट्रेडिशन के बारे में। अब इसके बारे में जैसे क्या होता है, सोसाइटी को कौन गवर्न करता था उस समय, जो कस्टम होते थे। कस्टम की बात करें तो जिसे मैंने बताया आपको कि उस समय जो रिचुअल्स होते थे लोग फॉलो करते थे, बोलते थे कि हाँ इस समय जैसे सप्तपदी अगर शादी होती तो अभी आपने आप बहुत एक एग्जांपल समझें तो आपने शादी तो कराई होंगी। अब शादी जब कराते हैं तो क्या होता है उसमें 7 फेरा लिया जाता है फायर के सामने, आग के सामने। तो ये कस्टम है, उसको आज के डेट में लॉ भी बना दिया गया है। जब आप हिंदू लॉ पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे जो सप्तपदी कॉन्सेप्ट होता है इसको बिना किए जो मैरिज होती है वो पूरी नहीं मानी जाती, वो इनकम्प्लीट मानी जाती है। जब आगे आप धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे फिर आपको नॉलेज भी होता रहेगा। एंड इसके बाद में जब ट्रेडिशन देखेंगे कि जैसे कुछ ट्रेडिशन होते थे जो लोग साथ में ही बनाते थे, ये पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो जाते थे, ये सब आप लिख सकते हैं इसमें। सोशल इंस्टीट्यूशन में आप लिख सकते हैं फैमिली का कास्ट सिस्टम, आश्रम सिस्टम। तो देखिए फैमिली के बारे में मैंने सोशियोलॉजी के वीडियो में बिल्कुल अच्छे से बताया है। कास्ट सिस्टम भी आप पढ़ सकते हैं। जैसे आप कास्ट सिस्टम की बात करूँ तो हो सकता है आपने पढ़ा भी होगा, अगर नहीं जानते हैं तो जैसे कुछ जब देखेंगे कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य मतलब ये है कि इनको बांट दिया गया था कि इनके जो काम हैं ये कैसे हैं, इनके कास्ट के बेसिस पे बांट दिया गया था। ऐसे आश्रम सिस्टम भी देखेंगे। ये अगले सेमेस्टर का पूरा टॉपिक है, बस आपको इसमें इंट्रोडक्शन कराया जा रहा है। पूरा एक एक टॉपिक आपको मिलेगा अगले सेमेस्टर में। एंड इसके बाद में आप देखेंगे और इसका पीडीएफ भी पड़ा हुआ है। अगर थर्ड सेमेस्टर में आप जाएंगे तो देखेंगे इसका पीडीएफ मिलेगा और एक एक पूरा टॉपिक का भी मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पे। इसका डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। आप देखिए एजुकेशन ऑफ वीमेन में आप देख सकते हैं कि जो वीमेन स्कॉलर्स हुए लाइक गार्गी के नाम लिख सकते हैं। वैदिक पीरियड एजुकेशन, भाई ये भी आपका सेकेंड ही सेमेस्टर का अच्छा टॉपिक है। एक एक टॉपिक के बारे में देखेंगे। मैरिज, 8 फॉर्म ऑफ मैरिज। एंड इसके बाद में मोनोगमी एंड पोलोगमी जो होती थी, ये मतलब नॉर्मल होता था, लोग कर लेते थे। एंड इसके बाद में जो प्रॉपर्टी राइट्स था ये माना जाता है कि हाँ थोड़ा बहुत था ही, ऐसे लिख सकते हैं। एंड लीगल स्टेटस में लिख सकते हैं जैसे मनुस्मृति आई, तो ये थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा जो महिलाओं का हुआ इसमें हनन हुआ, महिलाओं का नहीं सबका हुआ, जो ब्राह्मण क्षत्रिय थी इनके अलावा अन्य कास्ट का। एंड डिपेंड स्टेटस में इसमें बताया गया। कंक्लूजन करेंगे, ये वीडियो हम करेंगे अब यहीं पे ख़त्म। कि ये क्वेश्चन बच रहा है, अभी कोई क्वेश्चन बच रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 अभी ये क्वेश्चन बच रहा है, एक और कर लेते हैं क्योंकि भाई वादा लिया गया था। जुडिशियल सिस्टम इन एंशिएंट एंड मेडिवल इंडिया विद रिफॉर्म ऑफ अकबर। अकबर के द्वारा जिसे रिफॉर्म किया गया जुडिशियल सिस्टम में कैसे किया गया आप लिखेंगे। जुडिशियल सिस्टम मेंटेन जस्टिस एंड ऑर्डर, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ा दे रहे हैं।
जुडिशियल सिस्टम इन एंशियंट इंडिया में आप लिख सकते हैं जो किंग एज चीफ जज होते थे, जैसे जो राजा होता था उसी को हम जज मानते थे। सभा कोर्ट्स होती थी, धर्मशास्त्रा बेसिस पे क्या किया जाता था, निर्णय लिया जाता था, डिसीजन लिया जाता था। अब इसके बाद में जो कोर्ट्स होती थी, कोर्ट्स इन मेडिवल इंडिया में क्वाजी कोर्ट कह सकते हैं। इम्परर एज फाइनल अथॉरिटी जो होती थी, जो इम्परर होते थे उनको फाइनल अथॉरिटी माना जाता था। जैसे आज के डेट में सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसको फाइनल अथॉरिटी माना जाता है। ऐसे अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, जैसे जो जज होते थे यानी कि जो वहाँ के राजा होते थे उनका अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता था, तो लर्न इन लॉ एंड रिलीजन, मतलब जो रिलीजन के बारे में जानते थे और जो मतलब रिलीजियस, अभी आपने सोर्सेस जो पढ़ाई है वेद वेदांत के बारे में जानते थे, उनको राजा बना दिया जाता था, यानी कि एज ए जज बना दिया जाता था। अपॉइंटेड बाय किंग इम्परर, जो राजा होते थे वो क्या करते थे, उनको अपॉइंट करते थे, यानी कि उनको नौकरी देते थे। इसके बाद में आप लिख सकते हैं कि ट्रायल प्रोसीजर में जैसे एविडेंस एंड विटनेस की बेसिस पे जजमेंट दिया जाता था, ओरल और रिटन प्रूफ भी होते थे, दोनों तरीके से थी। अब अकबर जो है जुडिशियल रिफॉर्म कैसे करते हैं, तो ये सेपरेशन ऑफ जुडिशियल रिफॉर्म रिलीजन लाते हैं कि अलग अलग प्रकार के जो कास्ट होते हैं, ये नहीं कि हाँ अब हिंदू हिंदू के ला के थ्रू ही गवर्न किया जाएगा, ये अलग अलग स्थिति लाते हैं। एंड रेवेन्यू रिफॉर्म करते हैं अकबर, ये कहते हैं क्या कहते हैं, टूडर मल सिस्टम एंड जब्त सिस्टम एंड इसके बाद में मेजरमेंट ऑफ लैंड, मतलब ये लैंड को भी मापने का क्या करते हैं, मेजर मतलब प्रैक्टिस करते हैं और लाते हैं। इसके बाद में ये क्या करते हैं, कंक्लूजन करेंगे इसके बारे में, जो है कि जो अकबर होते हैं इनको कहा जाता है रिफॉर्म स्ट्रेंथनेस्ट ऑफ जस्टिस का। ये रहा आपका पूरा वीडियो, इसमें मैंने आपको 7 क्वेश्चन जैसा कि वादा लिया था वो पूरा करा दिया हूँ। ये सारे 7 क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लेंगे, इसको आप अपने टेबल के सामने लगा सकते हैं। अब ये 7 क्वेश्चन आपको 3 दिन में तैयार करने हैं, 3 का है 2 ही दिन में, आज 10 हो गई, 13 को आपको एग्ज़ाम है। ये 7 क्वेश्चन है, इसमें से 5 कर लेना, आपके एग्ज़ाम में ईजिली आ जाएंगे। अब अगर कोई डाउट है अभी भी कमेंट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए आती रहेगी।